Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. So, students, in continuation of chapter number 7, that is conservation of plants and animals, today we will start our video with the topic wildlife sanctuary. So, all of you take out your textbook, page number 82. Soon Paheli sees a board with Panchmahari Wildlife Sanctuary written on it. अब बच्चों ने क्या देखा, वो लोग तो घूमने गए थे तो उन लोगों ने क्या देखा, पंचमहरी बायोस्फीयर रिजर्व में तो वो घूमने गए थे, वहाँ पर उन्होंने एक बोर्ड लिखा हुआ देखा जिस पे लिखा था पंचमहरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट किलिंग or capturing animals in journal is strictly prohibited and punishable by law in all such places. अब प्रोफेसर ने क्या बोला, प्रोफेसर ने बोला कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स होते हैं उनको कैप्चर करना मतलब पकड़ना या मारना बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स. अब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको रहने के लिए जगह देती है, सुटेबल प्लेस देती है और कंडीशन देती है जिससे कि वो वहाँ रह सके और वहाँ पर वो ब्रीड कर सके. ही ऑल्सो टेल देम दैट people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock. अब उन्होंने बोला कि जो लोग वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आजू बाजू में रहते हैं, गांव के लोग हैं, वो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा सकते हैं. वहाँ पर एनिमल्स को तो नहीं मार सकते, ना उनको कैप्चर कर सकते, पर अपने जो उनके पालतू जानवर हैं जैसे कि गाय भैंस बकरी वगैरह हैं जिनको वो पालते हैं, वहाँ ले जाकर उनको ग्रेजिंग करवा सकते हैं. कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट, फायरवुड एट्सेट्रा. इसके अलावा वो मेडिसिनल प्लांट्स को वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं या फायरवुड मतलब वुड जो होती है, जो सूख के नीचे लकड़ियाँ गिर जाती हैं, उनको इकट्ठा करके ला सकते हैं. इट इज़ अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड एनक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम. और ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब बात है कि लोग जो आजू बाजू में रह रहे होते हैं वो उनको मना होता है लेकिन फिर भी वो एनिमल्स को मारते हैं, उनको परेशान करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द ज़ू. अब चिल्ड्रन को ये बताया गया कि तुम लोग कभी तुमने ज़ू में तो तुमने जा के देखा होगा. दे रिकॉल दैट ज़ू आर ऑल्सो प्लेस वेयर एनिमल रिसीव्स प्रोटेक्शन. ज़ू भी एक ऐसा प्लेस होते हैं जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है. Some of the threatened wild animals like black buck, white-eyed buck, elephant, golden cat, pink-headed duck, घड़ियाल, marsh crocodile, python, rhinoceros, etc. are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. तो जितने भी एनिमल्स मैंने अभी नाम लिया उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रिजर्व किया जाता है, उनको रखा जाता है, उनकी एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको रखा जाता है. Indian sanctuaries have unique landscape, broad level forest, mountain forest and bush lands in deltas of big rivers. What is the difference between zoo and wildlife sanctuary? I will give you answer of this question in your PDF. Now activity 7.7, visit a nearby zoo, observe the conditions provided to the animals where they suitable for the animals. Can animals live in artificial settings instead of their natural habitat? In your opinion, will the animals be comfortable in the zoo or in their natural habitat? अब ये तुमसे पूछा गया है कि एनिमल्स जो ज़ू के अंदर रहते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं या वो एनिमल्स जो अपने नेचुरल हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं फॉरेस्ट वगैरह में वो वहाँ ज़्यादा खुश रहते हैं. तो आपका आंसर तो यही होगा कि जो वो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर रहते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से वहाँ रह सकते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेशनल पार्क. On the roadside there was another board on which was written सापुतारा नेशनल पार्क. अब जो है एक जगह उन्होंने बच्चों ने ये भी देखा कि रोड के साइड में लिखा हुआ था एक बोर्ड पे सापुतारा नेशनल पार्क. Children are now eager to go there. Madhavji tells them that their reserves are large and diverse enough to protect whole set of ecosystem. अब माधव जी ने बताया कि वहाँ पर जो है एनिमल्स जो रहते हैं पूरे इकोसिस्टम उनको वही सब कुछ मिलता है रहने के लिए, वही एटमॉस्फेयर मिलता है जिसमें वो रहना चाहते हैं.
They preserve flora, fauna, landscape and historical objects of that area. इसके अलावा नेशनल पार्क के अंदर फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप्स जो होते हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं पर एकदम लैंड है जहाँ का ग्रास उगी हुई है, ऐसा पूरा वहाँ पर लैंडस्केप है एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स भी वहाँ पर प्रेजेंट हैं. सापुतारा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. तो इस सापुतारा नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का. और यहाँ पर जो टीक मिलती है, पेड़ की लकड़ी होती है, टीक का एक प्लांट होता है, पूरा ट्री होता है, उसकी लकड़ी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है. देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया. अब इंडिया के अंदर कम से कम 100 नेशनल पार्क हैं. एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी बोर्ड विद सापुतारा टाइगर रिजर्व. उन्होंने जैसे बच्चे आगे निकलते गए तो उन्होंने एक और बोर्ड देखा, उस पर लिखा था सापुतारा टाइगर रिजर्व. रिटन ऑन इट माधव जी एक्सप्लेन्स दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री. फिर माधव जी ने बताया कि एक प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ने किया था, प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके अंदर जो टाइगर्स थे उनको ब्रीड किया जाता था और उनको प्रोटेक्ट किया जाता था. The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. इसका ऑब्जेक्टिव क्या था प्रोजेक्ट टाइगर का, कि टाइगर की पॉपुलेशन जितनी है उससे ज़्यादा बढ़ाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर्स हमारे जो है वो पैदा होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो बढ़े, ये उसका मोटो था. रॉक शेल्टर्स आर आल्सो फाउंड इनसाइड द सापुतारा नेशनल पार्क. रॉक शेल्टर्स भी थे, रॉक के बड़े बड़े पत्थर थे जिसके अंदर सापुतारा नेशनल पार्क में. देयर आर एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन दीज जंगल्स. जो प्री हिस्टोरिक, जो स्टोन एज के जो ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ थी उसके भी एविडेंसेस वहाँ पर थे जंगल में. These give us an idea of the life of primitive people. तो ये हमें क्या आइडिया देते थे कि primitive people, तब स्टोन एज में तब आदमी था तो वो कैसे रहता था. रॉक्स पेंटिंग आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स. इन शेल्टर में रॉक पेंटिंग में, रॉक के ऊपर पुराने बिल्कुल जो प्रिमिटिव मैन थे उन लोगों ने पेंटिंग कर रखी थी. अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. तो टोटल कितने रॉक शेल्टर्स थे? 55. Figures of animals and men fighting, hunting, dancing and playing musical instrument are depicted in these paintings. और उन पेंटिंग्स में क्या दिखाया गया था? आदमी दिखाए गए थे, फिगर्स, उनके फिगर्स जैसे वो हंट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं, ये सब उसके अंदर दिखाए गए थे उन पेंटिंग्स के अंदर. मैनी ट्राइबल स्किल लिव इन द एरिया. बहुत सारे ट्राइबल लोग भी, जो ट्राइबल लोग होते हैं ना, वो भी वहाँ पर रहते हैं. टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट. तो टाइगर एक ऐसा एनिमल है जो धीरे धीरे डिसअपियर होता जा रहा है. उसकी इतनी ज़्यादा हंटिंग होती है कि वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है, एक्सटिंक्ट होता चला जा रहा है. बट द सापुतारा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज़ बीन सीन देयर. बस सापुतारा जो टाइगर रिजर्व है उसमें ऐसा देखा जा रहा है कि जो टाइगर है उसकी पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है बल्कि इंक्रीज़ हो रही है. वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज एंड बारहसिंगा मतलब एक डियर जिसके सींग जो हैं 12 होते थे, वर ऑल्सो फाउंड इन द सापुतारा नेशनल पार्क. एक ज़माना ऐसा भी था कि सापुतारा नेशनल पार्क में सिर्फ टाइगर के अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स मिलते थे, जैसे कि लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज, बारहसिंगा नाम का डियर, वो भी सब वहाँ पर मिलते थे, पर अब इतने नहीं मिलते. एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज द एंडेंजर्ड एनिमल्स. तो वो एंडेंजर्ड एनिमल्स में आ गए हैं वो एनिमल्स जिनकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है कि वो मतलब अगर और भी ज़्यादा उनको अगर हंट करता रहा तो एक बार ऐसा आएगा जैसे डायनासोर को हम नहीं देख पाते ना अब, ऐसे ही वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो दीज एनिमल्स आर नोन एज एंडेंजर्ड एनिमल्स. बूझो इज़ रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो. बूझो ने सोचा, हाँ हमने भी सुना था कि एक ज़माने में डायनासोर्स हुआ करते थे, पर अब वो क्या हो गए हैं? सब के सब एक्सटिंक्ट हो गए हैं.
सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज़ बीन डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि उनका जो रहने का स्थान है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए एनिमल्स भी धीरे धीरे उनको खाने को नहीं मिलता, रहने को जगह नहीं मिलती, इसलिए वो मर जाते हैं और वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं। Professor Ahmed tells them that in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national parks. अब प्रोफेसर अहमद बोलते हैं कि एनिमल्स को अगर बचाना है तो स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए कि कोई भी एनिमल्स को मारेगा नहीं। Human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals or collection of firewood, medicine plants, etc. are not allowed. तो ह्यूमंस का उसके अंदर जाना और वहाँ जाके अपने जानवरों को ग्रेज करवाना या मेडिसिनल प्लांट्स का लाना या फायरवुड का इकट्ठा करना, ये सब ख़त्म हो जाना चाहिए। उनको बिल्कुल अलाउ होना ही नहीं चाहिए कि वो उनके जो एनिमल्स हैं उनके हैबिटेट के अंदर, उनके जानवरों के घरों के अंदर, उनके जंगलों के अंदर घुस भी पाए। Madhavji tells Paheli that small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. माधव जी बताते हैं कि बड़े एनिमल्स ही नहीं, छोटे छोटे एनिमल्स को ज़्यादा डेंजर है क्योंकि उनको मारना ज़्यादा आसान है। At times we kill snakes, frogs, lizards, bats and owls ruthlessly or without realizing their importance in the ecosystem. और हम लोग भी क्या है, कहीं पर भी कोई सांप देखा तो उसे मार डालते हैं, अरे हमको काट लेगा, या लिजर्ड्स देखी मार डालते हैं, बैट्स देखे उनको मार डालते हैं। तो ये हमको नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे कि इससे हमारा पूरा इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। हम उनको बिना सोचे समझे मार डालते हैं। By killing them, we are harming ourselves. They might be small in size, but their role in the ecosystem cannot be ignored. वो भले ही छोटे से एनिमल्स हैं, छोटे साइज़ के एनिमल्स हैं, पर उनका भी इस इकोसिस्टम के अंदर रोल है, उसको हमें इग्नोर करना चाहिए नहीं। They form a part of food chain and food web about which you learn in class 7th. और वो भी एक हमारे फूड चेन का या फूड वेब का हिस्सा हैं, जिसे कि आप क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इन इकोसिस्टम an ecosystem is made up of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc. तो इकोसिस्टम जो है वो अकेला किसी एक एनिमल से नहीं मिलके बना होता, वो एनिमल से, प्लांट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे कि क्लाइमेट है, सॉइल है, रिवर, डेल्टा, इन सब से मिलके बना हुआ होता है। तो हमको प्लांट्स को या एनिमल्स को बिना सोचे समझे हार्म पहुंचाना चाहिए नहीं। So students, I end my video here only. We will continue our chapter in our next videos. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.